हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी.आर. तरुण आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। 11th क्लास का जो हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका अगला पार्ट लेकर के। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले क्लास में लास्ट में हम लोगों ने आपको होमवर्क दिया था, ठीक ना। क्या होमवर्क दिया था तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ए में था वाटर मॉलिक्यूल इन ए कप हैविंग 50 ml ऑफ वाटर। डेंसिटी दे रखा उसने 1 ग्राम पर ml दे रखा। बी में था 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। सी में था ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम। और डी में था 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर। तो चलिए क्वेश्चन था, इस सब में मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि आपने सॉल्व किया है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यदि नहीं किया है तो आप यहाँ से वापस से कर लेंगे, सॉल्यूशन को देख करके चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करें। ए में देखा जाए तो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल इन ए कप हैविंग 50 ml वाटर। तो देखा जाए ये कप है हमारा, ये कप है, इसमें क्या डाला हुआ है, 50 ml वाटर डाला हुआ है। इसमें क्या है, 50 ml वाटर है और इसका डेंसिटी उसने दे रखा है क्या चीज़, 1 ग्राम, जो नेचुरली होता भी है 1 ग्राम पर ml। अब इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालना है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल चाहिए। कोई भी मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि क्या करना है, उसमें मोल निकाल लेना है, ठीक है। तो इसमें मोल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या दिया उसने, वॉल्यूम दिया, यहाँ ये V है, ये डेंसिटी दे रखा, तो हमें मास चाहिए। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये फार्मूला हुआ करता है। तो वॉल्यूम कितना है, 50 इंटू डेंसिटी 1 मीन्स 50 ग्राम। अब 50 ग्राम मिल गया हमें, वेट मिल गया, तो मोल हम इजीली निकाल सकते हैं। मोल इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Wg/mw, वाटर का है ये, ठीक ना, वाटर का है ये। तो ये 50 डिवाइड करेंगे किससे आप, 18 से, ठीक है। 18 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास हुआ करता है, वाटर का, वो कितना हुआ करता है, तो 1 × 2 हाइड्रोजन के लिए और 16 इसके लिए कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर मास, इनफैक्ट मोलर मास, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है, ये मोल मिल गया। अब इस मोल के अंदर कितना मॉलिक्यूल है वाटर का, तो वेरी इजी है, हमारे पास फिर से फार्मूला है, n मीन्स नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n × Na, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। ये मोल है और ये एवोगाड्रोस नंबर है। तो हम यदि मॉलिक्यूल को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मोल में क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखा जाए यहाँ पे इसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 हुआ करता है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपली आएगा आंसर, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1.66 × 10⁻24। तो इतने मॉलिक्यूल क्या हो गए, H2O के हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान प्रॉब्लम था ये। 50 ml वाटर का दे रखा था हमने, और डेंसिटी दे रखा उसने, तो हमने क्या किया कि हमने सिंपली उसका मास निकाल लिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके। और डेंसिटी हमारा 1 है, 50 यहाँ वॉल्यूम था तो 50 ग्राम आ गया, उससे मोल निकाल लिया Wg/mw से हमने क्या किया, मोल निकाल लिया। और वहाँ 50/18, यहाँ से n को देखा जाए तो मोल, फिर हमें मॉलिक्यूल कह रहा था वो निकालने के लिए, और मॉलिक्यूल कह रहा था निकालने के, तो उसके लिए हमने क्या करा कि नंबर ऑफ़ मोल इंटू Na, यहाँ से 50/18 और हमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने एवोगाड्रोस नंबर से, तो हमें मिल, हम अब एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन बी पे, ठीक है। क्वेश्चन बी को देख लेते हैं। क्वेश्चन बी में क्या कहता है कि 1 लीटर प्योर वाटर है, 1 लीटर प्योर वाटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, वापस से मास निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ये तो हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, उसने V ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया, कितना दे दिया, B की बात करें तो 1 लीटर दिया। 1 लीटर जैसा कि आप जानते हैं 1000 ml हुआ करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और इसका डेंसिटी हमें पता हुआ करता है, वाटर का क्या होता है 1 ग्राम पर ml हुआ करता है, ठीक ना। ये डेंसिटी इसका हुआ करता है। तो यहाँ से मास फिर वापस मिल जाएगा हमें वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। तो हम बात करें वॉल्यूम का, तो 1000 डेंसिटी 1 कितना हुआ, ये 1000 ग्राम सिंपली हो गया। अब जब हमें वेट मिल गया तो हम मोल निकाल सकते हैं इजली। Wg/mw हमारा फार्मूला अभी भी हमारे पास है। तो 1000 डिवाइड करेंगे किससे, 18 से, ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास। तो कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 55.5
5 ये वैल्यू आएगा, इतना मोल। अब जब ये आ गया हमारे पास तो फिर से हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं n इंटू Na से। तो यहाँ पे क्या आया, मोल आया हमारे पास 55.551 लीटर में, ठीक ना। अच्छा ये मोलरिटी भी है ना, कभी कभी क्वेश्चन देता है कि 1 लीटर का मोलरिटी कितना होगा, तो वहाँ से कैसे करते हैं हम, 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ़ मोल हो, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन। तो यहाँ से देखें, इसको आप क्या करेंगे, वापस से 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना वैल्यू, ये मिल जाएगा डायरेक्ट हम लिखते हैं 3.345 इंटू 10⁻25। तो ये वैल्यू आ रहा है, ये क्या चीज़, वो H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिटाएं इसको। चलिए वापिस से आसान सा प्रॉब्लम सब है, हमको मेरा उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे सारे प्रॉब्लम को, फिर भी हम वापस से बता देते हैं एक बार। चलिए देखते हैं, सी में देखते हैं, इसमें ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग, एक ड्रॉप है वाटर का और इसका वेट कितना दिया उसने, 0.05 ग्राम दे रखा है, ठीक ना। तो इसका मास तो उसने दे रखा 0.05 ग्राम, ठीक ना, ये दे रखा उसने, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से मोल निकाल सकते हैं, WG/MW, उसको चेंज कर दीजिए, उसको नीचे उसको ऊपर कर दीजिए। तो WG/MW तो क्या होगा, 0.05 डिवाइड बाई 18, ठीक है। अब हमें मॉलिक्यूल निकालना हो तो निकाल लेंगे कैसे, फिर से वापस n इंटू Na से, ठीक ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू 0.05 है बटे 18 और फिर से वापस करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.67 इंटू 10⁻21 के आसपास आएगा, ठीक ना। तो ये हमारा H2O मॉलिक्यूल निकल गया वापस से, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम करते हैं, इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन हमारे पास ये है लास्ट में, मिटाएं इसको। देख बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक और क्वेश्चन है, ये छोटा सा है, इजी प्रॉब्लम है। डी में बात करें, हम इसकी बात करें तो यहाँ से मास दे रखा उसने, किसका, केन शुगर का, है ना। ये केन शुगर हमारा यहाँ WG क्या दे रखा उसने, 34.20 ग्राम, ठीक है। और हमें मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना पड़ेगा आपके पास, C12H22O11 का। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका कितना होता है 12, और ये 12 मॉलिक्यूल है, प्लस 1 इंटू 22 प्लस कितना 16 इंटू 11। तो ये सबको यदि मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 342 ग्राम पर मोल के हिसाब से मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। ये अब डायरेक्ट आपको वेट दे रखा उसने, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास भी है, तो हमारे पास क्या करेंगे, n इक्वल टू WG/MW हमारे पास फार्मूला है, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 34.2 दे रखा उसने और यहाँ 342 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा, ठीक ना, 1 मोल। और सिंपली इसका यदि हम क्या करें, नंबर निकालना चाहें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ केन शुगर, तो n इंटू Na करेंगे वापस से। तो n कितना है 0.1 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एवोगाड्रोस नंबर से। तो इसको कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22। दिस वन इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 केन शुगर, ओके। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, ठीक ना। अब हमने एक और क्वेश्चन दिया था, छोटा सा क्वेश्चन था वो, कि सल्फ़र का मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास निकालना था आपको। एक और होमवर्क दिया था, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक ना। इसको मिटा दें, चलो। ए कंपाउंड कंटेन, क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन को लिखते हैं। ए कंपाउंड कंटेन 25% by mass of sulfur. A compound contain 25% by mass of sulfur. Determine minimum possible
क्वेश्चन था हमारे पास, डिटरमाइन मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ये था क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक कोई कंपाउंड है जिसमें 25% बाय मास किसका है, सल्फर का। तो बताइए कि उस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए, जैसा कि हमारे पास फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो इसके लिए क्या था, मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब यहाँ से हमें ये निकालना है, तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर इनटू मास, परसेंटेज मास है ना, या मास कहें सिंपली, मास ऑफ सल्फर। अब देखिए, कोई भी कंपाउंड होगा कम से कम उसमें एक मॉलिक्यूल तो सल्फर होना चाहिए। ठीक ना, कोई कंपाउंड होगा तो उसमें कम से कम तो एक मॉलिक्यूल सल्फर का होना चाहिए। और सल्फर के एक मॉलिक्यूल कह रहे हैं, एक एटम की बात होगी। तो मास ऑफ एक हम एटम की बात करें तो मिनिमम कितना होगा, 32 तो होगा ही उसमें। ठीक ना, तो यहाँ से सिंपली हम कर सकते हैं कि यहाँ देखा जाए तो परसेंटेज कितना दिया, 25 दे रखा उसने, और यहाँ पे 32। तो ये जो आएगा हमारे पास, ठीक ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया यहाँ से, और इंटू 100 करेंगे ना, ये मास ऑफ सल्फर, अच्छा परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज हो गया यहाँ से। ओह, उल्टा पुल्टा कर दिए, रुक भाई उसको सही करते हैं, है ना, फार्मूला गलत लिखा गया। तो ये मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मास ऑफ सल्फर इंटू 100, और डिवाइड करेंगे इसको मास ऑफ एक से परसेंटेज ऑफ सल्फर से। तो यहाँ देखा जाए मास ऑफ सल्फर कितना होगा, कम से कम एक एटम की बात करेंगे तो 32 इंटू 100, और सल्फर कितना 25। तो यहाँ से 4 टाइम्स कट गया, तो 32 इंटू 4 मीन्स 128, ठीक ना, 128 ग्राम इसका मास, ग्राम पर मोल। तो ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हमें मिल गया। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन था हमारा जो आपको हमने होमवर्क दिया था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टोइकियोमेट्री पढ़ने वाले हैं बेटा इसको। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं फिर से वापस अपना नया टॉपिक। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या चीज़, स्टोइकियोमेट्री। आज का जो टॉपिक हमारे पास क्या है, वो स्टोइकियोमेट्री, ये पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है 11th में, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टोइकियोमेट्री। ये जो स्टोइकियोमेट्री है हमारा, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड की बात करें तो ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। किस किस से बना हुआ है, तो ये जो बना हुआ है वो एक हमारा स्टोइकियोन, और दूसरा मेट्रॉन। स्टोइकियोन का मतलब होता है केमिकल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो केमिकल का मेजरमेंट मतलब क्या हुआ, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 भाग हुआ करता है, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर यदि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट को कैलकुलेट करें तो वही क्या कहलाएगा, हमारा स्टोइकियोमेट्री। ठीक ना, तो चलिए बात करते हैं कि स्टोइकियोमेट्री होता क्या, आखिरकार स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। तो लिखेंगे इसमें कि इट इज़ कैलकुलेशन ऑफ
It is calculation of amount of reactant and product involved in the chemical reaction. किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट है उसी का कैलकुलेशन जिसमें हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो भाग हुआ करता है, एक वह पार्ट जो जिसका बॉन्ड टूटता है समय के साथ वो डिक्रीज़ करता है, और दूसरा वह अमाउंट जो समय के साथ नया बॉन्ड फॉर्म करके नया है ना सब्सटेंस बनाता है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो वह भाग जो घटता है इसको रिएक्टेंट, और जो भाग केमिकल रिएक्शन के दौरान बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो इसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है उसको हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, स्टोइकियोमेट्री में, ठीक ना। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को हम समझते हैं। एग्जाम्पल के जरिए क्वेश्चंस में जिस तरीके से वो पूछेगा उसी तरीके से हम इसको समझते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के रिएक्शंस का। तो चलिए हम बात करें, एक छोटा सा हमने क्या किया, एग्जाम्पल के जरिए इस स्टोइकियोमेट्री के सारे सवाल को कर लेंगे हम लोग। बहुत आसान है। चलिए हमने N2 प्लस H2 का रिएक्शन करवाया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, तो हमें अमोनिया मिलता है। हैबर प्रोसेस से बनता है ये, और इसको थोड़ा सा हम बैलेंस कर लें तो ये हमें क्या मिल गया, एक बैलेंस्ड रिएक्शन मिल गया। इधर जो एरो के लेफ़्ट साइड में हुआ करता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और एरो के जो राइट साइड में हुआ करता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहा करते हैं। क्या हुआ करता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ये जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड टूटेगा और अमोनिया का बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसका अमाउंट धीरे धीरे घटेगा और इसका अमाउंट बढ़ेगा, तो ये हमारा एक रिएक्शन है, ठीक है। अब इसी चीज़ को क्वेश्चंस के जिस तरीके से हम करते हैं यहाँ पे, ठीक उसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, आप क्या करना, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 दिख रहे हैं आपको, ये N2 के नाइट्रोजन के पहले 2 लगा हुआ है, हाइड्रोजन के पहले 3 लगा हुआ है, अमोनिया के पहले 2 लगा हुआ है, ठीक ना। तो इस सब को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी रिएक्शन में ये लिख लेना, ये स्टोइकियोमेट्रिक जो है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्या हुआ करता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस रिएक्शन का जो 2 है 3 है ना, दूसरा रिएक्शन में दूसरा होगा, ये नहीं कि सब जगह 2 3 ही होगा, जैसा रिएक्शन होगा बैलेंस करेंगे उस तरीके से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 है, 3 है, 2 है। अब क्या करना, सिंपली इसी को आप मोल के टर्म में लिख लेना। क्या करना, आप इसी को सिंपली मोल के टर्म में लिख लेना, ठीक ना। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आप क्या करना, सिंपली 2 मोल लिख लेना, ठीक ना। आप 3 मोल भी इसको लिख सकते हैं, आप इसको 2 मोल लिख सकते हैं ना। अब मोल लिख लिया तो और बहुत कुछ हमें आ जाएगा, ठीक ना। मॉलिक्यूल की बात कर सकते हो, ठीक ना, इसका 2, ठीक ना, 2 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो यहाँ से देख करके, 2 मॉलिक्यूल भी है। जैसे देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद द 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इट फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ठीक ना। 2 मॉलिक्यूल, यहाँ से 3 मॉलिक्यूल, 3 है तो 3 मॉलिक्यूल। जो जानकारी मिल सकती है इस केमिकल रिएक्शन से हम उसको लिख रहे हैं। और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। और आगे कर सकते हैं आप इसको, ठीक ना। ग्राम की बात करें, कितना वेट इसका, कितना वेट इसका, कितना वेट इसका, तो देखा जाए ये कितना नाइट्रोजन है, N2 है, तो 2 इंटू कितना नाइट्रोजन कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 14 इंटू 2 28, तो 28 ग्राम क्या हुआ नाइट्रोजन। रिएक्शन किससे करेगा, 1 इंटू 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, मीन्स कितना 6 ग्राम ये हाइड्रोजन। और बनाया कितना, ये इसका कितना होता है 14 है ना। देखा जाए इसका 14 प्लस 3 कितना 17 और 2 जा 34, मीन्स 2 इंटू 17, तो ये इतना ग्राम। कहने का मतलब क्या है कि वेन 2 इंटू 28 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद द 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो इससे जानकारी मिल रही है, इसी से जानकारी जो मिल रहा है हमें उसको हम लिख रहे हैं। और भी आगे बात कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये क्या है, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो एट एस टी पे हम बात कर सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में भी।
ठीक है। एसटीपी पे हम वॉल्यूम के टर्म में भी बात कर सकते हैं। क्या चीज़ देखा जाए तो यहाँ लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि एसटीपी पे किसी भी गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है कितना होता है, वो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर में, और एमएल में 22,400 ml। तो यहाँ गौर करेंगे हम, देखा जाए तो क्या है, ये 2 मोल है, 2 मोल है, तो उसका मोलर वॉल्यूम का हम एसटीपी पे बात करें तो कितना होगा 22.4 लीटर 1 मोल के लिए, और 2 मोल है तो क्या करेंगे 2 इंटू, है ना, तो ये लीटर क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया एसटीपी पे, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 22.4 लीटर, ये हाइड्रोजन, मतलब क्या यहाँ पे 44.8 लीटर, 44.8 लीटर जब नाइट्रोजन रिएक्शन करता है इतना वॉल्यूम से, तो क्या बनाता है वापस ये 2 इंटू 22.4 लीटर, ठीक ना, बनाता है क्या चीज़, अमोनिया, ये बनाया करता है, ठीक ना। ये कहाँ पे, ये गैस के लिए बात करेंगे, गैस के लिए है ना, गैस के लिए वॉल्यूम है, ये मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस है ये एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ही बात कर सकते हैं यहाँ पे इसको, ठीक ना। ये चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ नंबर की भी बात कर सकते हैं। इसकी नंबर की बात करें तो 2 इंटू Na, एवोगाड्रोस नंबर 2 मोल है, फिर इससे कितना सिलेक्शन करेगा 3 इंटू Na, और फिर इसमें क्या 2 इंटू Na, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। और भी आगे देख सकते हैं आप, और भी आप देख सकते हैं, प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 का यूनिट ऑफ प्रेशर, ये 2 यूनिट ऑफ प्रेशर किसका, नाइट्रोजन का, और फिर यहाँ 3 यूनिट प्रेशर का, फिर कितना बनाएगा ये 2 यूनिट मीन्स जो भी आप लेना चाहें वहाँ पे 2 यूनिट किसका, प्रेशर, और ये किस पे होगा एट कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट क्या क्या होना चाहिए, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तब प्रेशर की बात कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जानकारी हमें मिला, क्या क्या मिला आप सिंपली देख सकते हैं कि हमने इस केमिकल रिएक्शन के होने के दौरान हमें क्या क्या जानकारी मिल सकता है, उसकी बात हमने किया। जैसे यहाँ हमने लिया मॉलिक्यूल का कंसेप्ट लिया, यहाँ पे हमने वेट का कंसेप्ट लिया, यहाँ पे हमने वॉल्यूम का कंसेप्ट लिया, यहाँ पे नंबर का कंसेप्ट लिया, और लास्ट में हमने प्रेशर का। तो देखा जाए कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इतने तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले इसकी जानकारी क्या क्या मिल रही है, ये हमारा रिएक्टेंट है इस साइड और ये प्रोडक्ट है केमिकल रिएक्शन। तो जब भी वो क्या करेगा क्वेश्चंस देगा, आपको क्वेश्चन देगा तो एक रिएक्शंस बोलेगा कि ये हो रहा है ये हो रहा है, तो आप सबसे पहले उसको रिएक्शंस को लिख लें, और दूसरा काम क्या है उसको बैलेंस कर लें, है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड से कि इसका मॉलिक्यूल इतना है, इधर एटम इतना इतना करके हम क्या करेंगे उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक ना, उसको क्या करेंगे बैलेंस कर लेंगे। जो ही बैलेंस करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर आप ये लिख दें, जितना ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको लिख दीजिए, और यहाँ तक कंटिन्यू करें, कहाँ तक, ये दोनों पॉइंट हर एक क्वेश्चन के लिए लिखें, ठीक ना। ये जो पॉइंट है हमारा 2 और ये 2 मोल तक जरूर लिख लें। उसके बाद इतना हर एक क्वेश्चन के लिए करना है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। अब क्या करें, वापिस से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ देगा, वो क्या देगा और क्या पूछना चाह रहा है उस चीज़ को मेंशन करें, ठीक ना। वो हो सकता है मॉलिक्यूल दे दे, इसका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दे दे, हाइड्रोजन का नहीं दे, या कुछ दे दे और पूछ ले कि इसका बताओ कितना है, ठीक ना। या हो सकता है वो वेट दे दे, है ना, नाइट्रोजन लिखेगा क्या आप पे 56, कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो, क्वेश्चन की जरा बात करते हैं किस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि व्हेन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड। इस तरह क्वेश्चन हो सकता है। यदि वॉल्यूम के टर्म में बात कर ले तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन, ऐसा कर सकता है कि 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ सेम वॉल्यूम 44.8, यहाँ से हम बात कर रहे हैं 44.8 लीटर ऑफ व्हेन, क्वेश्चन क्या बोलेगा वो कि व्हेन इतना लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ इतना लीटर ऑफ हाइड्रोजन हाउ मेनी लीटर ऑफ द अमोनिया इज फॉर्म्ड। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। फिर बोल सकता है क्या कि इतना नंबर 2 इंटू Na,
है ना, ये रिएक्शन कर रहा है इससे, तो बताइए ये कितना बनेगा, या ये इसका दे देगा तो ये पूछ लेगा, कोई भी इंटरचेंज करके वो पूछ सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। और इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात, जितना कहते हैं उतना आप जरूर करें तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो आपको क्वेश्चन देगा, वो रिएक्शंस देगा, रिएक्शंस को आप लिख लीजिए, उसके स्टिक्यो में बैलेंस कर लीजिए उसको, और बैलेंस करने के बाद नीचे में उसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लीजिए, और तुरंत ही उस स्टिक्योमेट्रिक को देख करके जितना रहेगा उतना मोल के टर्म में लिख लीजिए, तब जाके वापस से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक ना। तो चलिए, ये सब जानकारी मिल रहा था हमें, और इसको ध्यान रखते हुए अब हम आगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन करके सीखते हैं बातों को, ठीक है। तो चलिए, इतना में कोई दिक्कत है समझने में कहीं से नहीं। तो अब हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है अक्सर। तो कुछ 2-4 क्वेश्चंस हम लेकर के इस कंसेप्ट को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनता है। उससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको अनुभव हो जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे सॉल्व होंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, उसको आप ध्यान रखें। हमने बहुत लेंदी करके नहीं बताया आपको, बहुत शॉर्ट में बताया है, लेकिन हाँ सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो किसी एग्जाम का क्वेश्चन हो, जेई का हो, नीट का हो, सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन के जरिए हम कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP इवॉल्व बाय हीटिंग ऑफ। चलिए क्वेश्चंस करें। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इवॉल्व ये CO2 कहाँ से आ रहा है, इवॉल्व बाय हीटिंग ऑफ 20 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब जरा गौर करेंगे हम, क्वेश्चन क्या हुआ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP इवॉल्व बाय हीटिंग ऑफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3। तो देखिए, इसमें उसने केमिकल रिएक्शन भी दे दिया। क्या कहा उसने कि ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, इसको जब आप गर्म करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब क्या। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको और देखते हैं कि जैसे हमने अभी कंसेप्ट सीखा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए, क्या है हमारा, सबसे पहले हमने क्या कहा था आपको, केमिकल रिएक्शन लिख लेना। क्या करना है, केमिकल रिएक्शन लिख लेना है। तो चलिए, यहाँ क्या कहा उसने, कहा कि CaCO3 को आपको क्या करना है, गर्म करना है। तो ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, आपको ये आता ही है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम गर्म करते हैं तो 2 चीज़ हमें मिलता है। क्या क्या मिलता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, और दूसरा क्या मिलता है, CO2 मिला करता है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये सॉलिड है, फिजिकल स्टेट ये भी सॉलिड है, और ये गैस है, ठीक ना। ये अब चलिए इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस करें कि एक कैल्शियम, ठीक ना, एक कैल्शियम, दोनों बैलेंस है। कार्बन की बात करते हैं, एक कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें, 3 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन और 2 बैलेंस है। तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या 1 है। सीखेंगे बात को, यहाँ क्या 1 है। अब हमने क्या कहा था, सेकेंड स्टेप में इसको मोल लिख लेना, 1 मोल, इतना तक इसको देख के लिखना है, तब जाके फिर वापस क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक ना। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। तो ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तीनों क्या है, 1 मोल है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या आप देखिए, क्वेश्चन बनाने का ट्रिक सीखिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, इसका वॉल्यूम कह रहा है, वो इसका वॉल्यूम कह रहा है एट NTP। तो इसका वॉल्यूम चलिए कितना है, इससे 1 मोल का वॉल्यूम लिख सकते हैं। गैस का वॉल्यूम हम जानते हैं, मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। यस, तो 22.4 लीटर हमारा ये मिल रहा है, ठीक है। CO2 मिल रहा है किस पे, एट STP पे मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है NTP इवॉल्व बाय हीटिंग ऑफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3। चलिए, तो इसका जो वेट की बात कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, वेट की बात करते हैं। इसका वेट कितना होगा, 1 मोल CaCO3 का वेट कितना होता है ना, आपको पता है ना, CaCO3 का वेट कितना होता है, हमने लिखाया भी है पिछले क्लास में, कहा था याद रखने के लिए डायरेक्ट। ये कितना, 40 + 12 प्लस कितना, 16 × 3 कितना होगा, 48। जब जोड़ेंगे 40 + 12 + 48 कितना होता है, 100, ठीक ना। तो 100 ग्राम पर मोल, 1 मोल का मोलर वॉल्यूम कितना, 100 ग्राम पर मोल। तो यहाँ 1 मोल लिखा हुआ है, तो कितना इसको वेट में लिखना है, क्योंकि हमें वेट में क्वेश्चन दिया, वॉल्यूम पूछ रहा है ना। वेट में क्वेश्चन दिया, वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस 1 मोल का वेट कितना होगा, 100 ग्राम होगा पर मोल।
ठीक है। और इससे क्या मिला, अच्छा इसकी चर्चा नहीं किया उसको तो इसको हम छोड़ देंगे, इसका चर्चा कहीं क्वेश्चन में है नहीं है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। हो सकता था इसका चर्चा नहीं करता, इसका चर्चा करता तो इसको छोड़ देते, इससे बात करते, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े हम यहाँ पे। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बताइए कि 20 ग्राम CH3 को यदि ग्राम CH3 उसको गर्म करेंगे तो कितना CO2 मिलेगा। जैसा आप क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि 100 ग्राम से कितना हमें मिल रहा है, 22.4 लीटर मिल रहा है, सही है। और इसमें क्या पूछ रहा है 20 ग्राम से, तो हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे, एक एक नियम यूनिटरी मेथड लगा देंगे। सिंस 100 ग्राम, अच्छा जो हमें जो निकालना हो तो उसको राइट साइड में लिखते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, जो निकालना होता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं, देन आंसर आपको राइट आएगा। तो 100 क्या करना है, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस, है ना, ऑन हीटिंग प्रोड्यूस कितना 22.4 लीटर एट STP। कोई दिक्कत नहीं समझने में, ये NTP। देयरफॉर किससे निकालना अपन 1 से, तो कितना होगा 22.4 बाई 100 लीटर। अब यहाँ कितना कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, 20 कह रहा है ना, 20 कह रहा है, तो 20 ग्राम से अपन निकालेंगे 22.4 बाई 100 इंटू कितना 20, ये 5 टाइम्स कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5.6 लीटर। कितना आएगा ये 5.6 लीटर, ये आएगा ना, 5 को 20 24, 5 को 20 नहीं कम आएगा 24 पॉइंट, 5 को 20 हो गया ये, फिर 24, फिर वापस से 4 से आएगा ना 24, तो फिर कितना करेंगे यहाँ पे, चलो 5 को 20 फिर 8 5 40, तो 4.48 लीटर ये क्या मिल गया हमें CO2 मिल गया। सिंपली क्वेश्चन करना है हमें, तो इस तरीके से 4.48 लीटर हमें मिल गया CO2 का। क्लियर हुआ, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आसान होगा, बस जैसे कहते हो वैसे करें। एक और क्वेश्चन आगे करें, समझ में कोई दिक्कत है इसको, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, सीखते हैं, क्वेश्चन के जरिए सीख लेते हैं। जो क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट यदि आप सीखेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन वो पूछता है उसी तरीके का हम कंसेप्ट को बताने की कोशिश करते हैं। फिर से आप चलिए एक और क्वेश्चन के जरिए सीखें। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि KClO3 पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग, इसको जब हम गर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को हम गर्म करते हैं तो डिकम्पोजेज, टूट जाता है, डिकम्पोजेज इनटू KCl एंड O2। ये टूटता है किस में, KCl O2 में। व्हाट इज द वॉल्यूम, आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हो, व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 ऑक्सीजन का, ऑफ O2 लिबरेटेड, मतलब इवॉल्व होना, निकलना, लिबरेट का मतलब निकलना, इवॉल्व होना एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 0.1 मोल KClO3। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप KClO3 को जब गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, KCl मिलेगा और ऑक्सीजन मिलता है। तो कह रहे हैं बताइए कि इस दौरान यदि ऑक्सीजन कितना लीटर मिलेगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताइए, ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताइए, STP पे वॉल्यूम बताइए जब आप 0.1 मोल KClO3 को गर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास ये। चलिए जो हमने कंसेप्ट सीखा उसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या कहा था आपको, सबसे पहले कहा था कि इसका क्या करें, आप इसका रिएक्शन लिख लें। ठीक है, इसका रिएक्शन लिख लें। तो क्या है रिएक्शन बाबू, KClO3 को आपने क्या किया, गर्म किया, इसको गर्म किया तो क्या मिला हमें, KCl मिला, कह रहा है ये KCl एंड O2 और ऑक्सीजन मिला। अब दूसरा हमने क्या कहा था कि एक पहला तो क्या कहा कि रिएक्शन लिख लीजिए, दूसरा क्या कहा था बैलेंस कर लीजिए इसको। ठीक है, क्या ये बैलेंस है, चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। ये एक पोटेशियम है, एक पोटेशियम है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन, ऑक्सीजन कितना इधर 3 है, इधर कितना है 2 है, तो बैलेंस तो नहीं है।
तो इधर चलिए 2 लिख देते हैं, ठीक है। तब कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पे 2 देते हैं। अब बैलेंस है क्या, फिर से चेक करिए। 2 पोटेशियम, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है एटम का, इधर कितना है 3 दूनी 6, बैलेंस है। अब बैलेंस कर लिया, दूसरा स्टेप क्लियर कर लिया। तो अब क्या कहा था आपको कि आप सिंपली क्या कर लिए, बैलेंस जब हो जाता है तो क्या करना है आपको, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लेना है, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे बताइए, 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ कितना है 3 है। अब क्या करोगे आप मोल लिखोगे इसको, है ना। अब मोल के टर्म में लिखें, तो इसी को बस इतना करने के बाद क्वेश्चन पढ़ना है। 2 मोल, यहाँ भी 2 मोल, और यहाँ क्या 3 मोल, इतना कर लिया क्वेश्चन को। अब इतना करने के बाद क्या कहा था, वापस से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। KClO3 ऑन हीटिंग, मतलब इसको गर्म किया जाता है, डिकम्पोज इनटू KCl एंड O2, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, अच्छा इसका पूछ रहा है वो। और क्या कह रहा है, लिबरेटेड STP बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 0.1 मोल KClO3, इसकी कोई चर्चा नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। इसका KCl का कोई चर्चा नहीं है इस प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में, तो हमें इससे मतलब नहीं है। तो चलिए इसकी मोल की बात कर रहा है, ये मोल की बात कर रहा है तो इसको मोल ये। अब इसका क्या बात कर रहा है, वॉल्यूम का, है ना, ऑक्सीजन का क्या बात कर रहा है, वॉल्यूम। तो चलिए मोलर वॉल्यूम इसको लिख लेते हैं। यहाँ से मोलर वॉल्यूम की बात करें तो 3 इंटू कितना आएगा 22.4 लीटर, ये एट किस पे, STP पे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ 2 मोल से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इतना लीटर STP पे ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे 1 से कितना होगा, 0.1 दे रखा है, इससे बताइए कितना पूछ रहा है। तो बना लेंगे हम इसको, यूनिटी मेथड फिर लगाएंगे, क्या लगाएंगे बोलिए, 2 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूस कितना, ये 3 इंटू 22.4 लीटर O2 एट STP, देयरफॉर किससे 1 से, तो 3 इंटू 22.4 लीटर बाय 2, इसीलिए किससे 0.1 से, ठीक है। इधर करते हैं, जगह नहीं है उधर, 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1, ये कितना वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आपको आएगा 3.6 लीटर, 3.6 लीटर क्या चीज़, O2, ठीक है। तो इस तरीके का आसान क्वेश्चन हुआ करता है। तो जैसा कहा वैसा कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है समझने में कहीं से भी, तो आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। चलो बस जैसे कहते हैं वैसे करें आप, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट मार्बल रिक्वायर्ड, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट मार्बल required, calculate marble required to obtained 280 ml 280 ml of CO2 at NTP by इक्वेशन, उसने इक्वेशन दे रखा है, उसने क्या किया, इक्वेशन दे दिया है ना। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर वो इक्वेशन भी दिया, तो कोई बात नहीं, हमें इक्वेशन दे दिया तो और आसान बात हो गई। HCl CaCO3 प्लस 2HCl, फिर CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक ना। तो चलिए हमारे पास ये उसने क्वेश्चन दिया, कह रहा है कैलकुलेट, है ना, मार्बल अमाउंट पूछ रहा है, ये कैलकुलेट द अमाउंट लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, क्लियर हो जाएगा। अमाउंट ऑफ मार्बल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मार्बल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 280 ml ऑफ CO2 एट NTP बाई इक्वेशन। मीन्स अब देखिए ये तो उसने लिख के दे दिया, बैलेंस करके भी दे दिया, तो हमें ज़रूरत नहीं है फिर से वापस कुछ करने का। तो क्या करना है, सिंपली एक स्टेप पहले से उस क्वेश्चन के अंदर डाला हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए, 1, यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1। अब इतना लिखने के बाद क्या कहा था कि वापस से मोल लिख दो आप, तो 1 मोल, यहाँ क्या लिखेंगे 2 मोल, यस, यहाँ क्या लिखेंगे 1 मोल, यहाँ क्या लिखेंगे
1 मोल, यहाँ क्या लिखेंगे 1 मोल, इतना लिख लिया। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मार्बल, मीन्स हमें इसका कह रहा है, इससे इसका चर्चा है। रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 200 ml ऑफ CO2, और इसका चर्चा है CO2 का, बाकी इसका हमें नहीं मतलब, इसका हमें नहीं मतलब, इससे भी हमें नहीं मतलब। जिसका हमें चर्चा दिया बस उसको कंसीडर करना है, बाकी सबको हमें छोड़ देना है। चाहे रिएक्शन कितना भी बड़ा है उससे हमें नहीं लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इसका अमाउंट पूछ रहा है, इसका अमाउंट लिख लेते हैं। मोल जब आगे है हमारे पास तो हमारे पास वॉल्यूम है, नंबर है। बेसिकली हम बात करें तो जब मोल है तो हमारे पास नंबर भी है, हमारे पास मास भी है, हमारे पास वॉल्यूम भी है। यदि गैस है तो वॉल्यूम है ना, लेकिन ऐसे तो नंबर सॉलिड है ये, ठीक ना। तो हमारे पास इसका क्या है, मास है और नंबर है ना। ये CO2 गैस होता है, आप जानते हैं, नॉर्मली तो जानते ही हैं हम लोग। तो 1 मोल्स का मास कितना हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 100 ग्राम पर मोल। 1 मोल का 100 ग्राम हुआ करता है। तो इस सबसे मतलब नहीं है। इसका क्या पूछ रहा है, वो वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं, गैस है तो STP लिख सकते हैं, कितना है ना। वो ml में दे रखा है, एक चीज़ गौर करिए, वो ml में दे रखा है, ठीक ना। तो हम यहाँ 22.4 लीटर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ml में लिखेंगे। क्या होता है वो, 22,400 ml, ठीक है, CO2 एट STP, ठीक ना, एट STP। तो ये हमारे पास है। अब चलिए हम एक एक नियम लगाते हैं, यूनिटी मेथड लगाते हैं। तो 100 ग्राम पर मोल की बात किया जा रहा है वो, और पूछा जा रहा है वो, तो लिखेंगे सिंस 100, अच्छा नहीं, ये अमाउंट पूछा जा रहा है ना, इसका अमाउंट पूछा है, मार्बल रिक्वायर्ड ये पूछा जा रहा है, और इससे इसका अमाउंट दे रखा। तो अब देखो अब क्या करना है, ये पूछता है तो जो पूछता है उसको राइट साइड में लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज़, 22,400 ml ऑफ CO2 कैन ऑब्टेन्ड फ्रॉम किससे बताइए, कितना से, 100 ग्राम से, कोई दिक्कत नहीं। 100 ग्राम से हमें क्या मिल रहा है, मतलब 22,400 ml मिल रहा है। देयरफॉर कितना से, 1 से, तो 100 डिवाइडेड बाई कितना, 22,400 ml, ठीक ना। देयरफॉर किससे करना हो, कितना से चाहिए हमें, 280 ml से, 280 ml से, है ना। तो यहाँ से तो क्या करेंगे बताइए, 100/22,400 इंटू कितना, 280, तो इसको काट दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसको 28 टाइम्स से काटेंगे तो ये 8 टाइम्स आएगा, तो ये 10, तो कितना हुआ, कट जाएगा ना ये, 38 64 के 4 हाथ में 6 8 दूनी 16 अच्छा 22, ठीक है। ये 10, तो कितना आ गया हमें, 10/8। इसको और करते हैं तो 5/4, 5/4 का मतलब कितना, 1.25 ग्राम। तो कितना आंसर आया हमें, 1.25 ग्राम। ये किसका मास दिया उसने, किस निकल के आया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। इसको नोट कीजिए आप, इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, 3 स्टेप हमें ज़रूर ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर। स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर हम बात करते हैं आपसे। चलिए, ठीक है। तो इसमें क्या कहा था, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के में वाले क्वेश्चंस में, स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि वो इतना बस 3 बात ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, जेई का हो, कहीं भी गलत नहीं होगा। बस ध्यान क्या रखना है आपको, पहली बात वो क्वेश्चन के अंदर क्या करेगा, रिएक्शन के बारे में बोलेगा, तो उस रिएक्शन को लिख लेना है, रिएक्शन लिखना है, उसको उसके बाद बैलेंस करना है। रिएक्शन लिखने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, बैलेंस करना। यदि बैलेंस है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे उसको, जो चीज़ किया हुआ है तो उसको नहीं देखना। तो बैलेंस करना है, उसके बाद क्या करना है, बस बैलेंस करने के बाद जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे ये सब है ना, जो भी है, तो उसको उसके नीचे लिख लेना है। और उतना लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको मोल लिख लेंगे, ठीक ना। इतना कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वापस से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में वो देगा क्या मतलब दे रहा है, एक चीज़ देगा, दूसरी चीज़ के बारे में पूछेगा। तो हमें मोल जब मिल जाता है तो हमें वो 3 ही बात करना चाहेगा। वो वॉल्यूम के बारे में पूछेगा,
ठीक ना। यदि गैस है तो STP NTP पे, नहीं तो मास देगा या फिर वो नंबर देगा। बस ये 3 चीज़ के ही रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, इंटर कन्वर्ट करके वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आसान सा बात होता है, तो हम फिर क्या करेंगे, वैसा कर लेंगे, ठीक है, और यूनिटरी मेथड लगा करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन तो हमने कर लिया कुछ, अब क्या करते हैं, आप क्वेश्चन करेंगे, जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ वापस से क्या करेंगे, आप हमें मैसेज कर दिया करें कि सर ये प्रॉब्लम है, यह सॉल्व नहीं हो रहा, तो या फ़ोन कर लिया करें। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है मेरा, ठीक ना, ऐसे लिख देते हैं वापस से, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्या करें 9472829262 9472829262 ये नंबर है व्हाट्सएप मेरा, ठीक है। तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो रही है, तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, या फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसी में क्या हमारा अगला टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट LR क्या होता है, कब हम स्टिक्योमेट्रिक से थोड़ा सा हट के, ये स्टिक्योमेट्रिक के अंदर ही है, तो इसका क्वेश्चन कब होगा, किस तरीके से हम इस सब पहचान पाएंगे, पहचानना बड़ा ज़रूरी है। पहचान कैसे पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का है, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट हमारा स्टिक्योमेट्री का है, तो वहाँ से हम समझेंगे बात को। तो चलिए लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग नाम है, लिमिट रिएजेंट, लिमिटिंग, लिमिट रिएजेंट मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, होने के दौरान वह रिएजेंट है ना, आइदर मे बी अ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, वह रिएजेंट जो रिएक्शन के रेट को लिमिट कर दे, रिएक्शन होने का जो दर है, रिएक्शन जो हो रहा है उसको लिमिट करके रखे, मतलब उस पर कमांड करे, रिएक्शंस को अपने मर्जी से होने दे, ठीक है। इसके नाम से हम अर्थ निकाल रहे हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि रिएक्शन का वह पार्ट जो रिएक्शन के होने को कमांड करे, है ना, अपने मर्जी से रिएक्शन को होने दे, जिस पे रिएक्शन पर जिसका क्या हो, रिएक्शन का कमांड चले, रिएक्शन का आदेश आप पालन करे, तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए तो ये एक ऐसे बात हो गई, है ना, रियल में यही बात है, इसी बात से क्वेश्चंस बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट आखिरकार होता क्या है। तो सिंपल सा बात है कि वैसा रिएक्शन का वह पार्ट, रिएक्टेंट का वह पार्ट जो पूरी तरीके से रिएक्शन होने के दौरान खर्च हो जाए, ठीक ना। लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहेंगे, तो रिएक्टेंट का वह पार्ट जो पूरी तरीके से रिएक्शन होने के दौरान खर्च हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, द रिएक्टेंट विच इज, समझना बात को ना, विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड मतलब खर्च होना, कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन, इन द केमिकल रिएक्शन is called limiting reagent, is called LR लिख देते हैं, आप समझ जाना, is called limiting reagent। और दूसरा पार्ट बच जाएगा, है ना, and the remaining part, and the remaining part, and the remaining part which, and the remaining part which left in excess, which left in excess is called excess reagent, excess reagent। तो चलिए यहाँ पे दो बातें हुई, क्या क्या, कि रिएक्शन के दौरान एक रिएक्टेंट का वह पार्ट जो पूरी तरीके से खर्च हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जो पूरी तरीके से कंज्यूम्ड हो जाए, खर्च हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट, है ना, विच इज लेफ्ट, जो बच जाता है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब फिर से हम एक बार समझें, लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट किसी रिएक्शन होने के दौरान रिएक्टेंट का वह पार्ट जो पूरी तरीके से रिएक्शन के दौरान होने के दौरान खर्च हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट।
जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा हम क्या करें, एक जैसे तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से एग्जाम्पल, इमेजिनरी एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इससे हमें आसानी हो जाएगी। एक छोटा सा इमेजिनरी हम लोग एग्जाम्पल को, एक रिएक्शंस को कंसीडर करते हैं और ठीक उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए जैसे बताते हैं आप वैसा ही सॉल्व करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजिनरी एग्जाम्पल लेते हैं इस कंसेप्ट को सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लेंगे, ए ले रहे हैं प्लस 2b लिया, ये हमारा रिएक्टेंट है, एरो के लेफ्ट साइड में है, यहाँ से बनता है c प्लस 2d, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमने इमेजिनरी है ना, ऐसा क्या किया, इमेजिनरी रिएक्शन ले लिया कि एक कोई क्या है हमारा केमिकल रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है और ये सी और डी हमारा प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक ना। चलिए तो ऐसा दे रहा है, तो हमने क्या कहा कि ये स्पेशल क्या है, ये केस है किसका, ये स्टोइकियोमेट्री का है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे जो पहले करा करते थे, ठीक ना। तो ये दोनों हमारा क्या है बाबू, रिएक्टेंट है, यस ये रिएक्टेंट है। क्यों रिएक्टेंट है, तो ये समय के साथ क्या होता है, खर्च होता है, इसका बॉन्ड टूटता है, ओल्ड बॉन्ड टूटता है और हमारा ये जो चीज़ें हैं एरो के राइट साइड, ये प्रोडक्ट है। क्यों प्रोडक्ट है, तो ये समय के साथ बनता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा था आपको कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप लिख दो, क्या करो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप लिख दो, ठीक है। तो लिख दिया, क्या लिखेंगे यहाँ बताइए, 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यस कोई प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या होगा कि सिंपली इसको मोल भी लिख सकते हैं ना, यहाँ तक तो कहा था इसको मोल लिख लीजिए, यहाँ क्या लिखना है मोल लिख लीजिए, यहाँ क्या करना है मोल लिख लीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो दिया है उसको मोल लिख लीजिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। वहाँ भी कहा था, स्टोइकियोमेट्री में भी कहा था कि इतना करने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर देगा और क्या देगा, वो हमेशा रिएक्टेंट देगा। रिएक्टेंट क्या करेगा, दोनों का जितना रिएक्टेंट होगा कम से कम 2 रिएक्टेंट जरूर देगा, वो वैल्यू देगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं ऐसा कि क्वेश्चन के अंदर ये जो लिख रहे हैं रेड वाला, ये रेड वाला जो लिख रहे हैं वो क्वेश्चन के अंदर दिया है, इतना के बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका मान लेते हैं कुछ मोल, ऐसे ही मान लेते हैं, चलो 5 मोल मान लेते हैं इसका 5 मोल दिया और इसका कितना दिया 12 मोल दे दिया, है ना। और ये नहीं मालूम क्या है, ये नहीं मालूम क्या है, ठीक है। यहाँ इतना तो करना ही है आपको, उस पहले वाले में भी स्टोइकियोमेट्री में भी करना था, लिमिटिंग रिएजेंट में भी करना। हम बताएंगे कि कब लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा, कब स्टोइकियोमेट्री लगेगा, हम इस कंडीशन को भी बताएंगे, लेकिन अभी सीखते हैं हम फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बाबू ये मान लेते हैं, इतना कर लिया हमने, एक पहले तो रिएक्शन लिख लिया, बैलेंस कर लिया, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लिया, मोल लिख लिया, तो सब क्वेश्चन में करना है इतना। उसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद क्वेश्चन पढ़ना है आपको। क्वेश्चन पढ़ा तो हमें मिला 5 मोल क्या मिला ए का और 12 मोल के साथ बी का मिला, ठीक है। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं, अब देखिए ज़रा गौर करें यहाँ पे, है ना, यहाँ लिखते हैं क्या खर्च कितना हुआ है ना, ये मोल कितना खर्च हुआ है, कंज्यूम कितना हुआ है, ठीक ना। तो इसका 1 मोल, इसका 2 मोल खर्च होता है, ये रिएक्शन हमें जानकारी दे रहा है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करके इसका 1 मोल बनाता है सी का और डी का कितना बनाता है 2 मोल बनाता है। तो बताइए जरा, इसका 1 मोल इसका 2 मोल खर्च होता है तो इसका 5 मोल इसका कितने मोल खर्च करेगा, 10 मोल करेगा। इसका दुगुना करता है तो 5 मोल ये खर्च हुआ था तो इसका 10 मोल खर्च होगा, तो ठीक है, तो इसका 5 मोल खर्च हो गया, 5 में से 5 गया पूरा खर्च, है ना, खर्च हो गया, ठीक है। इधर लेफ्ट लिख देते हैं, बचा हुआ लिख देते हैं, लेफ्ट बचा खर्च। तो देखिए ये क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। अब इसका कितना हुआ, 12 में से कितना खर्च हुआ, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका 5 मोल, इसका 10 मोल, यस 10 मोल, मतलब 5 × 2, तो कितना बचा इसका 5 × 10, 12 में से 10 के कितना बचा 2, तो 2 मोल बच गया। अब ज़रा इसको गौर करें, ये कितना बनेगा, यहीं पे बना कर देखते हैं। देख पाओ, इसका 1 मोल खर्च होता है, इसका 2 मोल खर्च होता है, इसका 1 मोल बनता है, इसका 2 मोल बनता है, तो इसका 5 मोल खर्च होगा, इसका 10 मोल खर्च होगा, इसका 5 मोल बनेगा, इसका 5 मोल बनेगा, इसका कितना बनेगा 10 मोल बनेगा, है ना। ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट मिल गया हमें। अब देखिए यहाँ पे गौर करें, तो जो हमने क्या कहा था डिफिनेशन में कि रिएक्टेंट का वह पार्ट जो पूरी तरीके से खर्च हो जाए, रिएक्टेंट का वह पार्ट जो पूरी तरीके से खर्च हो जाए, सो क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है इसमें, पूरी तरह से खर्च कौन हुआ है, ए, यस। तो ये जो पार्ट है हमारा वो पूरी तरीके से खर्च हो गया है, यस, दिस वन क्या हुआ है, पूरी तरीके से कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया है।
तो हमारा क्या हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। तो बचा कौन है हमारा, ये बी बच गया है, ये जो है वो बी बच गया है, तो ये हमारा ये क्या हुआ, एक्सेस रिएजेंट। ये क्या हुआ, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात है, इसका नोट कीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। निकलिए। अच्छा, यहाँ पे एक हम आपको ट्रिक बताते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन, अभी तो सामने में जीरो करके दिखा दिया तो आपको समझ में आता है। यहाँ तक तो क्या था, गिवन तक, यहाँ तक तो क्वेश्चन था, यहाँ पे तो हमने सॉल्व किया था, यहाँ तक तो आपको खुद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ये पता नहीं चलेगा रियल में जब हम क्वेश्चंस में आएंगे तो क्या आपको परेशानी होगी, हम जरा उसकी बात करें। यहाँ तक तो आप कर लेंगे, ठीक है, ये रिएक्शन दिया क्वेश्चन के अंदर, हमने बैलेंस कर लिया, मोल लिख लिया और जो क्वेश्चन दिया वो लिख लिया। उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी, अभी तो सामने में लिख रहा है खर्च हो गया, ये खर्च कौन होगा कौन नहीं होगा उसको कैसे पता करेंगे, उसकी ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या करना है, जितना वो गिवन मोल देगा, है ना, इसका दिया, इसका गिवन मोल दिया, उसको क्या करना, आप उसको करना आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना, और जिसका वैल्यू कम आ जाए वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक ना। तो ट्रिक क्या है हमारे पास, है ना, इस बात को यहाँ लिखते हैं, ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए देखते हैं, हमने क्या कहा कि गिवन मोल, क्या करना है आपको, गिवन मोल को डिवाइड करना है किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। और ये जो वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ उसको मिनिमम आएगा, मिनिमम आएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, दूसरा एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। समझ में आ रही बात, ये छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत काम का चीज़ है, ठीक ना। अब इसी ट्रिक को यूज़ करके यहाँ भी तो हमें पता चल गया कि ये ए जो है हमारा वो लिमिटिंग रिएजेंट है और बी हमारा एक्सेस रिएजेंट है। चलो इसको यूज़ करके हम जरा इसमें सीखते हैं, जरा गौर करें। देखें गिवन मोल कितना है 5, तो यहाँ हम लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। 5 बाई कितना 1, कितना हुआ 5। अब इसमें कितना है 12 है, 12 बाई कितना, ये स्टोइक में 2 कितना हो गया 6। अब 6 कम है कि 5 कम है, 5 कम है, आपको मालूम है, तो 5 जो कम आया वही क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारा ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो कोई भी क्वेश्चंस में ये पता चल जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो उसके बाद क्वेश्चन आपसे कभी गलती नहीं होगा और आप इजीली उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व हम लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे, मतलब क्या इसमें कंसेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा, है ना। ऐसे तो देख के हमने बता दिया, ठीक है, ये आपको लगा कि हाँ हमको आ गया, लेकिन प्रॉब्लम होगी आपको। प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम होगी जब क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें ये कंसेप्ट आपको अप्लाई कर, क्या हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ पता करना, ठीक ना। तो इसको भी हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब आप गौर करना क्वेश्चन के अंदर जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट वो दे दे, क्वेश्चन के अंदर जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का वैल्यू दे दिया, अमाउंट दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, नंबर दे दिया, तब समझना कि अच्छा इसमें ज़रूर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगेगा, ठीक ना। ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। तो चलिए एक तो ट्रिक हो गया हमारे पास कि किस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि हम कैसे समझेंगे कि जो क्वेश्चन है हमारा वो लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट से बनेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि क्वेश्चन के अंदर देखना है, आपको क्या देखना है, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इस तरीके का कि वो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का वैल्यू दे रखा है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का वैल्यू दे रखा है, तो हम समझ जाएंगे क्या है, ये हमारा ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से बनेगा, ठीक है। तो चलिए नोट करके कुछ पॉइंट लिखते हैं। स्टार दिया इसका मतलब नोट है, तो पहला बात लिखेंगे कि रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ना, प्रोसीड, रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्वेश्चन के अंदर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर के क्वेश्चन करेंगे। तो रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड बाय लिमिटिंग, क्या लिख दिया, लिमिटिंग लिख दिया, लिमिटिंग रिएजेंट। हमेशा क्वेश्चन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, हम कैसे पता करेंगे कि ये कंसेप्ट हमें लिमिटिंग रिएजेंट का
क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। तो क्या करेंगे उसके लिए कि व्हेन मोर देन वन, है ना, व्हेन ऐसे लिखेंगे, व्हेन वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू मतलब क्या चीज़, वो दे सकता है अमाउंट दे सकता है ना, नंबर दे सकता है, या फिर वो वॉल्यूम दे सकता है, तीनों ही चीज़ देगा बस, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो व्हेन वैल्यू ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट is या रिएक्टेंट्स आर गिवन। क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, तो समझेंगे बात को कि जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का वैल्यू देगा, है ना, गिवन, देन तब वी अंडरस्टैंड, हम समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे, वी अंडरस्टैंड क्वेश्चन विल बी solved by concept of LR। क्लियर हुआ बात। यदि एक से ज़्यादा वो वैल्यू दे दिया रिएक्टेंट का, तो अपन समझ जाएंगे क्या कि जो हमारा क्वेश्चन है वो किससे सॉल्व होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का। और तीसरा जो हमारा नोट था वो क्या था, ट्रिक था, इसको भी है ना आप अच्छे से लिख लेंगे। ट्रिक क्या था हमारा, ट्रिक टू फाइंड LR। इसके लिए क्या करना था आपको कि गिवन जो मोल है उसको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू आएगा, है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रीजन कहलाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप सॉल्व करना, आप क्वेश्चन बैंक को देखना, कहीं से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्री का होगा तो आपको पता चल जाएगा। यदि वो लिमिटिंग रीजन भी स्टोइकियोमेट्री में ही है ना, ये अलग नहीं है, लेकिन उसका स्पेशल केस है। क्लियर है बात, इतना आप समझ में आ गई बात। तो यहाँ से चलिए क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है उसमें अप्लाई करके इस कंसेप्ट को देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग कि क्या हमने जो पढ़ा वो सही बात है, क्या हम इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसको जब क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके हम बातों को सीखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है, चलिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, उसने रिएक्शन दे रखा, क्या रिएक्शन दे रखा है कि 4NH3 4 मॉलिक्यूल अमोनिया का है, जब रिएक्शन करता है 5 मॉलिक्यूल ऑफ O2 से, ये बनाता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड और वापस से 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2 ये बनाता है, ठीक है। ये रिएक्शन उसने दिया है, क्वेश्चन में दिया है। फिर कह रहा है कि व्हेन 1 मोल, अब देखिए जरा समझिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया NH3 and 1 mole of oxygen are mixed, then how many mole of nitric oxide NO nitric oxide will be formed। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जो क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट के जरिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। समझ आ रही बात है, हाँ, कोई दिक्कत हो तो बोलना आप, है। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन दे रखा उसने, हो सकता है रिएक्शन नहीं भी दे, वो बोले कि अच्छा ये सब हो रहा है, तो वो हम समझ जाएंगे और अपने आप क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे, बैलेंस कर लेंगे उसको, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया, बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ अमोनिया, इसका 1 मोल दे रखा उसने, एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, पढ़ते ही हमें पता चल रहा है क्या चीज़, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट दे दिया उसने, 1 मोल अमोनिया का दे दिया
और 1 मोल किसका दे दिया, ऑक्सीजन का। मेरे माइंड में आ गया क्या चीज़, अच्छा सर बोले थे कि 1 मोल जो है एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का वैल्यू देगा, वो दे दिया क्वेश्चन के अंदर, समझ में आएगा वो। अच्छा ये क्वेश्चन जो है हमारा किससे सॉल्व होगा, लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व होगा। तो ठीक है करते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या कहा था पहले, सबसे पहले क्या करना आपको, रिएक्शन लिखना। क्या करना, रिएक्शन लिखना। तो रिएक्शन तो दे रखा उसने, तो 4NH3 + 5O2 और क्या दिया 4NO और साथ में 6H2O, ये दे रखा उसने। ठीक है, अब ये दे रखा तो क्या करना, सबसे पहला काम बताइए, इसको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लेना है। क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना है। कितना लिखेंगे बताइए, 4, इधर कितना लिखना 5, इधर कितना लिखना 4, इधर कितना लिखना 6। अब इस फिर एक स्टेप अपने से करना है। क्या करना है, यहाँ पे 4 मोल लिख लेंगे, यहाँ क्या करेंगे 5 मोल लिख लेंगे, यहाँ क्या करेंगे 4 मोल लिख लेंगे, यहाँ क्या करेंगे 6 मोल। अब इतना करने के बाद वापिस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ का जिक्र है हम जरा देखते हैं। तो यहाँ कहा है कि व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया, अच्छा इसकी बात उसने किया है, एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा इसकी बात किया है ऑक्सीजन का। और क्या कहा है कि मिक्स्ड मिला दिया दोनों को तो कितना NO बन गया, अच्छा ये बन इसका हमें कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में चर्चा नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक है, ये तीनों से ही काम चलाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए अब क्या होगा। अब हमें इतना करने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है कि कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। उसी से लिखा था ना, रिएक्शन इज ऑलवेज प्रोसीड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हमें ये पता चल जाए कि इस दोनों रिएक्टेंट अमोनिया और O2 में कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। और इसके लिए ट्रिक क्या बताया था, बताइए, कहा था ट्रिक क्या चीज़, कि जो गिवन मोल है, गिवन मोल कितना है इसमें, है ना, अच्छा गिवन मोल नहीं लिखा ना, लिख लेते हैं तब करते हैं आगे, गिवन मोल लिख लेते हैं। गिवन इसका 1 मोल दे रखा उसने, और ये कितना दिया, ये भी 1 मोल ही दिया, ठीक ना, 1 मोल दिया। तो देखें गिवन मोल कितना है इसका, यहाँ पे दिया गिवन मोल 1 मोल, और किससे डिवाइड करना है आपको, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना वैल्यू आएगा, ये है ना, इसका वैल्यू आएगा कितना, है ना 0.25 ये वैल्यू आ रहा है हमें, है ना, ये वैल्यू आ रहा है किससे, इससे, इसका। अब इसकी बात कर लो आप, 1 बाई कितना 1 गिवन बट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5, ये कितना आएगा 0.20। अब बताइए कौन कम है, 0.25 कम है कि 0.20 कम है, ऑब्वियस सी बात है ये कम है हमारा, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, पता चल गया, ओ यही है वो, पता चल गया, ये हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक ना, अब क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, हम लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO, अच्छा इसको जो पूछ रहा है उसको उधर लिखना है, तो किससे लिखेंगे क्या चीज़, 5 मोल से कितना मिल रहा है 4 मोल जो मिल रहा है उसको, सिंस 5 मोल ऑफ NaSO2 O2 रिएक्ट विथ अमोनिया टू प्रोड्यूस 4 मोल, यहाँ पर अब उतना जगह नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं, व्हेन 5 मोल ऑफ O2 रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म 4 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। देयरफॉर किसने पूछ रहा है, वो 1 मोल की बात कर रहा है ना, 1 मोल से बात कर रहा है, 1 मोल से बात कर रहा है यहाँ पे अमोनिया से, कुछ ज़्यादा भी दे सकता था वो। देयरफॉर 1 से कितना होगा 4/5, कितना हो गया 0.8 मोल आंसर। ठीक ना, तो ये देखिए आसान सा क्वेश्चन हुआ करता है, बस हमें समझने की ज़रूरत है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लें, एक छोटा सा क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, ठीक ना, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तब इसको एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे। ठीक ना, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेकर के हम चेक कर लेते हैं अपना कंसेप्ट को, कि हमने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है, क्या उससे क्वेश्चन बनती है या नहीं बनती। तो चलिए क्वेश्चन है, फिर से वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया उसने, क्या रिएक्शन दिया है 2C + O2, 2C + O2 इससे बनता है CO2, ऐसा दिया। फिर कह रहा है इट इज़ कैरीड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट ए में पूछ रहा है वो कि विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा। बी में कह रहा है हाउ मच इट इज लेफ्ट, हाउ मच इट इज लेफ्ट, कितना बच जाएगा। सी में कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO इज फॉर्म्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा ये 2C + O2, ठीक ना, CO2 यहाँ CO करते हैं ना, अब बैलेंस हो गया ना। CO विल बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO विल बी फॉर्म्ड। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन रिएक्शन दिया उसने, द रिएक्शन है 2C + O2 2CO। क्या कह रहा है, इट इज़ कैरीड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन फाइंड विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, मतलब आपको एक्सेस रिएजेंट पता करना है। दूसरा कह रहा है हाउ मच इट इज़ लेफ्ट, कितना वो बचा हुआ है, जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचा हुआ है। तीसरा कह रहा है कि बताइए कितना मोल किसका बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बन रहा है। ठीक है, तो चलिए कैसे करना है आपको बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें रिएक्शन लिखेंगे। यस रिएक्शन लिख देते हैं, दिया हुआ है 2C + O2, क्या मिला हमें 2CO। ये अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना, बैलेंस तो है तो क्या करना है बताइए। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या लिखेंगे यस 2। अब क्या अपने मन से जल्दी क्या लिखना है 2 मोल 1 मोल और यहाँ पे 2 मोल। अब इतना करने के बाद फिर वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या दिया कि कार्बन का उसने क्या दिया, कार्बन का उसने क्या दिया, वो दिया 24 ग्राम और क्या किया 90। यहाँ पे गलती क्या होगी आपको कि आप क्या करेंगे 24 ग्राम यहाँ लिख दीजिएगा, 96 लिख दे तो फिर गलत हो जाएगी बातें। आपको मोल लिखना है, क्या लिखना है मोल। अब दिया क्या है ग्राम दिया है, तो यहाँ से अपन मोल निकाल लेंगे सिंपली, N = WG/MW, है ना। तो कितना 24 दिया, कार्बन कितना होता है 12, कितना हुआ 2 मोल। अब यहाँ से भी मोल निकालेंगे ऑक्सीजन का, कितना होता है 96/32, कितना हुआ 3 मोल O2 के लिए। नहीं समझ आ गई बात। तो यहाँ क्या लिखेंगे गिवन इसे कितना मोल है 2 मोल, तो इसे कार्बन कितना है 2 मोल दे रखा, ठीक है 2 मोल दे रखा। और ऑक्सीजन कितना दिया उसने 3 मोल दे रखा, और इसका हमें नहीं मालूम क्या बना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लिमिटिंग रीजन पता करना है। अब कैसे पता चला कि लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा का वैल्यू दिया उसने, अपन समझ में आ गया कि ये लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल बाबू, तो अब पता करते हैं कि हमने क्या कहा था, गिवन बट्टे स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ कितना है 2 गिवन है, 2 हमारा कितना हुआ 1, यहाँ देखिए 3/1 कितना हुआ 3, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे कौन सा लिमिटिंग एजेंट हुआ, कम कौन है 1 की 3, 1 कम है, तो हमारा लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया, ये जो कार्बन है ये हमारा Lr हो गया, और ये क्या हो गया ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो ये ऐसे ही बन गया, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। तो ऑक्सीजन क्या आंसर क्या होगा ऑक्सीजन, आंसर क्या होगा इसका O2। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इट इज़ लेफ्ट। तो जरा गौर करें, ऐसे ही बन जाए क्वेश्चन। 2 मोल रिएक्शन करता है 1 मोल से इसका 2 मोल बनाता है, मतलब इसका दुगुना इसका आधा, ठीक ना। तो इसका 2 मोल खर्च होगा, इससे कितना होगा खर्च आधा, है ना, मतलब 1 मोल खर्च होगा। ये 2 मोल खर्च होता है, इसका 1 मोल खर्च होता है, इसका 2 मोल बनता है, तो इसका 2 मोल खर्च होगा, तो इसका अभी भी 1 मोल खर्च होगा। 3 मोल दे रखा उसने, तो खर्च कितना हुआ, बस 3 में से कितना खर्च होगा इसका, है ना 2 मोल, तो इसका 1 मोल खर्च होता है। 3 मोल में से कितना खर्च होगा 1 ही मोल खर्च होगा, तो कितना 2 मोल बच गया, 2 मोल बच गया। इसका बनेगा कितना 2 मोल इसका खर्च होता है, इसका 1 मोल खर्च होता है, तो 2 मोल बनाता है। तो वापस इसका 2 मोल खर्च हुआ है, इसका 1 मोल खर्च हो जाएगा,
2 मोल बच जाएगा और इसका 2 मोल बन जाएगा, 2 मोल बन जाएगा ना, 2 मोल इसका क्या हुआ, बन गया। तो ज़रा गौर करें, हमारा आंसर मिल गया। हाउ मच इट इज़ लेफ्ट, तो 2 मोल लेफ्ट, ऑक्सीजन 2 मोल लेफ्ट। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO विल फॉर्म, तो 2 मोल विल बी फॉर्म्ड। क्लियर बात। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारा कितना बचा भाई, तो 2 मोल बचा। कितना वो बना, तो वो भी 2 मोल बना, CO बन गया। एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आप खुद से करना, इसको मिटाएं, इसको समझ में आ गया, पूरा बात समझ में आ गया, सीख गए सब कुछ। चल जल्दी से क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, ठीक ना। तब इसके बाद फिर जब हम आएंगे तो आपको नेक्स्ट कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा, बस आप जैसा कहते हैं वैसा ही करें। तो एक क्वेश्चन आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देते हैं आपको घर से करके लाने के लिए, आपको होमवर्क है, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप करके लाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हेन, ये होमवर्क है, व्हेन 3.011 इंटू 10 के पावर 23 molecule of nitrogen is mixed with 6 gram of hydrogen, how many liter of ammonia NH3 gas will be formed at STP। ठीक है, क्लियर है बात, हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन ये, है ना। देखो बाबू, इसमें क्या दिया हमने, इसमें नंबर दिया और इसमें 1 का ग्राम दिया, 2 दिया, लिमिटेड कंसेप्ट यूज़ करना आप, ठीक है। ओके, तो आज यहीं क्लास रहने देते हैं, फिर हम वापस से कल जब हम सॉल्व करेंगे इसको, जब हम आएंगे तब इसको भी सॉल्व कर देंगे। आप कोशिश करना सॉल्व करने का, ठीक है। ओके, थैंक यू।